जय हिंद दोस्तों, मैं राजकुमार आप सभी का स्वागत करता हूं ज्ञानपीठ जीके पॉइंट के इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जीके मॉक टेस्ट की सीरीज में एक और मॉक टेस्ट लेकर उपस्थित हूं और ये जो मॉक टेस्ट है वो बहुत ज़्यादा किफ़ायती है आपके लिए। आने वाले सभी एग्ज़ाम जैसे एसएससी जीडी का एग्ज़ाम हो, जैसे बीडीओ री एग्ज़ाम हो, जैसे आने वाला इलाहाबाद हाई कोर्ट भर्ती हो या एसएससी के एग्ज़ाम हो, सभी में ये आपके लिए हेल्पफुल होगा। तो चलिए शुरू करते हैं जीके का एक और मॉक टेस्ट नंबर 5 जो सीरीज हमने शुरू की है उसमें ये 5वां मॉक टेस्ट है। दोस्तों, ये मॉक टेस्ट आपको अच्छा लगे तो इसको वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे साथ बने रहिएगा और एंजॉय कीजिएगा मेरे साथ इस ज्ञान सेशन का। तो बिना देर के शुरू करते हैं जीके का एक और मॉक टेस्ट क्वेश्चन संख्या 1 से। चलिए, क्वेश्चन संख्या 1, फिरोज शाह मेहता द्वारा किस वर्ष बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना की गई? फिरोज शाह मेहता ने जो बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना थी ये कब की थी? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, 1885 में स्थापना की थी। दोस्तों, फिरोज शाह मेहता जो हैं ये नरम दल के नेता हैं, नरम दल, और इन्हें द लॉयन ऑफ बॉम्बे भी कहा जाता है, द लॉयन ऑफ बॉम्बे। द लॉयन ऑफ बॉम्बे किसे कहा गया है? तो फिरोज शाह मेहता को द लॉयन ऑफ बॉम्बे भी कहा जाता है। और इन्होंने अंग्रेजी समाचार पत्र जिसका नाम है द बॉम्बे क्रॉनिकल, ये बहुत इंपॉर्टेंट समाचार पत्र था, बहुत आता है एग्जाम में। द बॉम्बे क्रॉनिकल का संपादन किसने किया था? तो बॉम्बे क्रॉनिकल फिरोज शाह मेहता द्वारा शुरू किया गया था और ये किस भाषा में था? अंग्रेजी भाषा में था। तो आप याद रखिएगा, बॉम्बे क्रॉनिकल किसने स्टार्ट किया? फिरोज शाह मेहता। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, 1885 बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन। क्वेश्चन संख्या 2, मृत घाटी या डेथ वैली क्यों प्रसिद्ध है? तो ये डेथ वैली क्यों प्रसिद्ध है? इसका सही जवाब होगा अत्यधिक उष्णता के कारण ये प्रसिद्ध है। डेथ वैली उष्णता के लिए प्रसिद्ध है। दोस्तों, मृत घाटी जो है ये भ्रंश घाटी का उदाहरण है, भ्रंश घाटी। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं, ये जो मृत घाटी है ये कहाँ पर मिलेगी? तो ये अमेरिका में कैलिफोर्निया में मिलेगी। अमेरिका में कैलिफोर्निया में स्थित है मृत घाटी। और ये जो मृत घाटी है इसे शैतान का गोल्फ कोर्स कहा जाता है। शैतान का गोल्फ कोर्स किसे कहा गया? मृत घाटी को शैतान का गोल्फ कोर्स कहा जाता है। दोस्तों, मृत घाटी ये मोजावे मरुस्थल के पूर्वी भाग में स्थित है, तो ये आप याद रखिएगा। मृत घाटी जो अपनी उष्णता के लिए प्रसिद्ध है वो अमेरिका के कैलिफोर्निया में है और ये मोजावे मरुस्थल के पूर्वी भाग में आती है और ये कैलिफोर्निया में स्थित है मृत घाटी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन संख्या 3, कहा गया है जलोढ़ मिट्टी के संबंध में कौन से कथन सत्य हैं? तो हमें बताना है कि कौन से कथन सत्य हैं। चलिए देखते हैं। जलोढ़ मृदा प्रायद्वीपीय प्रदेश में पूर्वी तट की नदी, डेल्टाओं और नदियों की घाटियों में पाई जाती है। तो ये बिल्कुल सही है, प्रायद्वीपीय प्रदेश में पूर्वी तट की नदियों के डेल्टा में पाई जाती है। दूसरा है आपका, प्रतिवर्ष बाढ़ों के द्वारा निक्षेपित होने वाली नई जलोढ़ को बांगर कहा जाता है। दोस्तों, नई जलोढ़ बांगर नहीं, नई जलोढ़ खादर कहलाती है, नई जलोढ़ खादर। तो इसका दूसरा कथन हो जाएगा गलत। जलोढ़ मृदा में पोटास की मात्रा अधिक पाई जाती है, तो ये बिल्कुल सही है। जलोढ़ मिट्टी में पोटास की मात्रा अधिक होती है जबकि फास्फोरस की मात्रा कम होती है। इसमें फास्फोरस कम और पोटास अधिक होता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, 1 और 3 सही है। एक तो ये जो गलत है, बांगर नहीं होता, ये खादर होता है। दोस्तों, एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, भारत में 40% भाग पर जलोढ़ मिट्टी का विस्तार पाया जाता है और जलोढ़ मिट्टी गंगा और ब्रह्मपुत्र के बेसिन वाले क्षेत्रों में पाई जाती है। यह भारत की सबसे उपजाऊ मिट्टी भी मानी जाती है। जलोढ़ मिट्टी ये भारत की सबसे उपजाऊ है, एलुवियल सॉइल। ठीक है दोस्तों। अच्छा, भारत में कितने प्रकार की मिट्टी होती है? तो भारत में 8 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अनुसार 8 प्रकार की मिट्टी भारत में मिलती है। चलो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन संख्या 4, क्या कहा गया है? सूर्य ग्रहण किस स्थिति में होता है? दोस्तों, सूर्य ग्रहण जब होगा जब
चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाएगा। ये मून है, ये अर्थ है और ये सन है। तो इसकी स्थिति जब भी बनती है जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाएगा। और दोस्तों सूर्य ग्रहण जब भी होगा वो अमावस्या को होता है। सूर्य ग्रहण जब होगा तो अमावस्या होगी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा क्वेश्चन संख्या 4 का ऑप्शन सी, चंद्रमा जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाता है तब सूर्य ग्रहण होता है। दोस्तों मैं एक चीज बता दूं, सूर्य ग्रहण में पृथ्वी की छाया 3 भागों में विभाजित होती है। पृथ्वी की छाया 3 भागों में विभाजित होती है, जिसे हम अम्बरा बोलते हैं। अम्बरा, पिनम्बरा, पिनम्बरा और अटुम्बरा। तो अगर आपसे पूछता है एग्जाम में कि कितने भागों में पृथ्वी की छाया बढ़ती है सूर्य ग्रहण के दौरान, जवाब होगा 3 भागों में। एक चीज़ मैं आपको और बताऊं, जब सूर्य ग्रहण होता है तो सूर्य ग्रहण में सूर्य का एक गोल भाग आपको दिखाई देता है। तो इस गोल भाग को क्रीट या कोरोना कहा जाता है। क्रीट या कोरोना कहा जाता है। और जब सूर्य ग्रहण होता है तो यही क्रीट दिखाई देती है, इससे रोशनी निकलती है। चलिए कमेंट में लिख के बताइएगा कि सूर्य में जो लगातार ऊर्जा बनती है इसका कारण क्या है। सूर्य की ऊर्जा बनने का कारण क्या है, नाभिकीय संलयन या नाभिकीय विखंडन। दोस्तों सूर्य की बात करें तो सूर्य का प्रकाश 8 मिनट 20 सेकंड में धरती पर आ जाता है और सूर्य का जो पृथ्वी पृष्ठीय तापमान है वो 6000 डिग्री सेल्सियस है। ये भी आप याद रखें। सूर्य में जो अधिकांश भाग मिलेगा वो हाइड्रोजन का है और हाइड्रोजन की नाभिकीय संलयन की क्रिया इसमें होती रहती है। तो आप याद रखें सूर्य का लगभग 70 से 75% भाग हाइड्रोजन होता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाता है। चलिए क्वेश्चन संख्या 5 क्या कहा गया। क्वेश्चन संख्या 5 में यूरेनियम के भंडार निम्नलिखित में से कौन सा देश शीर्ष पर है। मतलब किस देश में यूरेनियम के सबसे ज़्यादा भंडार हैं, लेकिन निकाला कहाँ से जाता है, वो कजाकिस्तान से। भंडार कहाँ पर है, सही जवाब होगा ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में यूरेनियम के भंडार पाए जाते हैं। दोस्तों ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया को प्यासी भूमि का देश कहा जाता है। प्यासी भूमि, कंगारुओं की धरती ऑस्ट्रेलिया को कहा गया। ऑस्ट्रेलिया को ही द लैंड ऑफ गोल्डन फ्लीस कहा जाता है। द लैंड ऑफ गोल्डन फ्लीस। ऑस्ट्रेलिया में घास के मैदान होते हैं जो टेम्परेट होते हैं और टेम्परेट घास के मैदानों को डाउन्स कहा जाता है। ये आप याद रखें, बहुत आता है एग्जाम में, डाउन्स घास के मैदान ऑस्ट्रेलिया। दोस्तों ऑस्ट्रेलिया में आपको तनामी मरुस्थल याद रखना है। तनामी मरुस्थल, गिब्सन मरुस्थल आपको याद रखना है। गिब्सन और सिम्पसन मरुस्थल भी आपको याद रखना है। और ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी भाग में क्वींसलैंड शहर में दुनिया की सबसे बड़ी ग्रेट बैरियर रीफ जो मूंगे की चट्टान है, इसका नाम है ग्रेट बैरियर रीफ, ये भी स्थित है। ऑस्ट्रेलिया के बारे में बात करें तो हमने समवर्ती सूची की धारणा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली है। तो इसका सही जवाब जाएगा ऑप्शन सी, ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं यूरेनियम के भंडार। दोस्तों यूरेनियम को हम पीला केक भी बोलते हैं। कभी क्वेश्चन आए कि यूरेनियम को क्या कहा जाता है, तो येलो केक या पीला केक भी कहा जाता है। और यूरेनियम जो है वो 238 के रूप में नेचर में पाई जाता है। यूरेनियम जब प्राकृतिक रूप से मिलेगा तो 238 के रूप में मिलता है। ठीक है दोस्तों, यूरेनियम का प्रयोग ये हम करते हैं परमाणु ईंधन के रूप में। अच्छा, भारत में क्या कोई यूरेनियम की खान है? हाँ, जादूगुड़ा की खान झारखंड में, झारखंड के सिंहभूम जिले में जादूगुड़ा की खान है और ये यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है। ये आप याद रखना। और ये भारत की पहली यूरेनियम की खान थी, जादूगुड़ा की खान, झारखंड। बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन संख्या 6 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन संख्या 6, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। 10 डिग्री चैनल अंडमान एवं निकोबार को अलग करता है, बिल्कुल सही है। डोबर जल संधि इंग्लिश चैनल एवं उत्तरी सागर को पार करता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आज न्यूज़ में चल रहा है। डोबर जल संधि इंग्लिश चैनल और उत्तरी सागर को अलग करता है, सही है। मलक्का जल संधि अंडमान सागर एवं दक्षिण चीन सागर को अलग करता है, ये सही है। डेविस जल संधि बफिन की खाड़ी को प्रशांत महासागर, ये गलत है। ये बफिन की खाड़ी को प्रशांत महासागर से अलग नहीं करता, ये बफिन की खाड़ी को उत्तरी अटलांटिक महासागर से अलग करता है। तो जवाब होगा ऑप्शन डी, बफिन की खाड़ी को उत्तरी अटलांटिक महासागर से अलग करता है, ना कि प्रशांत महासागर को। दोस्तों ये जो बफिन की खाड़ी है लेखपाल के एग्जाम में पूछी गई और बफिन की खाड़ी कनाडा में स्थित है। बफिन की खाड़ी कनाडा में स्थित है और ये बफिन की खाड़ी और
ग्रीनलैंड दोनों डेविस जल संधि के द्वारा अलग होते हैं, ये आप याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन संख्या 7 की ओर चलते। क्वेश्चन संख्या 7 क्या कहा गया, ओलिव रिडले कछुए के स्थल के रूप में कौन सा स्थान प्रचलित है। भारत में जो ओलिव रिडले कछुए होते हैं ये बड़े यूनिक होते हैं और इनका जो निवास स्थान है वो है आपका भीतरकनिका नेशनल पार्क, ओलिव रिडले कछुए। दोस्तों हर साल हमारा तटरक्षक ओलिव रिडले कछुओं को बचाने के लिए ऑपरेशन ओलिविया भी चलाता है, ऑपरेशन ओलिविया। और इन कछुओं की तस्करी होती है, उस तस्करी को रोकने के लिए इस ऑपरेशन को कंडक्ट किया जाता है। दोस्तों ओलिव रिडले कछुए जिस स्थान पर अंडे देते हैं उन्हें अरीवदा कहा जाता है, उन्हें क्या कहा जाता है, अरीवदा। तो कभी आपसे पूछा जाए कि अरीवादा क्या है, ओलिव रिडले कछुए जहाँ पर अंडे देते हैं उन्हें अरीवदा कहा जाता है। एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, जो कछुए होते हैं या जो कछुओं के हृदय में कितने चैम्बर होते हैं, तो कछुए के हृदय में 3 चैम्बर होते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन संख्या 8, किस वन क्षेत्र को पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है, किस वन क्षेत्र को पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है। तो क्वेश्चन संख्या 8 का सही जवाब होगा ऑप्शन ए, अमेजन वर्षा वनों को धरती का फेफड़ा कहा जाता है। दोस्तों अमेजन वर्षा वन ये ब्राज़ील में आपको मिलेंगे, ब्राज़ील में आपको मिलेंगे। बात करें भारत की, तो भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर वन पाए जाते हैं, तो 24.62% भूभाग पर वन है। और वन के मामले में जो सबसे ज़्यादा एरिया है वो मध्य प्रदेश का है और परसेंटेज वाइज मिजोरम का सबसे ज़्यादा एरिया है। ठीक है दोस्तों, वन की बात करें तो वन संवर्ती सूची का विषय है, वन संवर्ती सूची का विषय है। और भारत में भारतीय वन सेवा इंडियन फॉरेस्ट सर्विस इसकी शुरुआत कब हुई थी, 1966 में। एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, भारतीय वन अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है, तो भारतीय वन अनुसंधान केंद्र देहरादून में है, देहरादून। ठीक है दोस्तों, भारतीय वन अनुसंधान केंद्र देहरादून में स्थित है। तो क्वेश्चन संख्या 8 का सही जवाब होगा अमेजन वर्षा वनों को धरती का फेफड़ा कहा जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन संख्या 9, निम्नलिखित में से कौन ओजोन परत को सर्वाधिक हानि पहुंचाता है। तो दोस्तों ओजोन परत को जो सबसे ज़्यादा हानि होती है वो होती है क्लोरोफ्लोरोकार्बन से, CFC के द्वारा ओजोन परत को सबसे ज़्यादा हानि होती है। दोस्तों ओजोन परत जो मिलेगी वो समताप मंडल में स्थित है। और एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, जो ओजोन परत है ये सूर्य से आने वाली हानिकारक अल्ट्रावायलेट किरणों को रोक कर रखती है, जिससे हमारे स्किन कैंसर और जो आँखों का कैंसर है इससे होने की संभावना कम रहती है। दोस्तों ओजोन परत की जो मोटाई पृथ्वी की सतह पर मानी गई है वो कितनी है, 3 mm की मोटाई है। कभी आपसे पूछा जाए कि ओजोन परत कितनी मोटी है, तो 3 mm की मोटाई है इसकी। दोस्तों मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था 1987 में, 16 सितंबर 1987 को मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल साइन किया गया। और इसीलिए हम 16 सितंबर को एक दिवस मनाते हैं, वर्ल्ड ओजोन डे। तो कभी आपसे पूछा जाए ओजोन डे कब मनाया जाता है, तो 16 सितंबर को ओजोन डे मनाया जाता है। अच्छा, ओजोन परत के नापने की इकाई क्या है, डॉप्सन, डॉप्सन यूनिट में ओजोन परत को मापा जाता है। तो आप याद रखिएगा ओजोन परत सबसे ज़्यादा डैमेज होती है किससे, CFC से। 9 का सही जवाब होगा ऑप्शन डी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन संख्या 10, पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना किसने प्रस्तावित किया था। पारिस्थितिकी तंत्र का जो कॉन्सेप्ट है ये किसने दिया, इकोसिस्टम। तो क्वेश्चन संख्या 10 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, AG टेंसले के द्वारा इकोसिस्टम की संकल्पना दी गई थी। दोस्तों बात करें हम भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब लाया गया था, तो भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में लाया गया था। ठीक है दोस्तों, एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, जो पर्यावरण है इसके 2 घटक होते हैं, एक बायोटिक मतलब जैविक घटक और एक एबायोटिक मतलब अजैविक घटक। जिन घटकों में लाइफ होती है उनको जैविक घटक कहा जाता है, जैसे पेड़ पौधे हो गए, जीव जंतु हो गए। ठीक है, ये कैसे हैं सब, जैसे जीवाणु हो गए, जैसे अपघटक हो गए, ये सारे जैविक घटक हैं। जबकि अजैविक घटक जिनमें जीवन नहीं होता, जैसे पहाड़ है, मिट्टी है, हवा है, पानी है, ये सब अजैविक घटक हो गए। तो क्वेश्चन संख्या 10 का सही जवाब होगा ऑप्शन ए, AG टेंसले। अगला क्वेश्चन है, पश्चिम की ओर बहने वाली नदियाँ कौन सी हैं। तो पश्चिम की ओर कौन कौन सी नदियाँ बहती हैं, एक नर्मदा बहती है, नर्मदा के बाद में माही बहती है, तापी बहती है। तो इसका सही जवाब होगा नर्मदा, तापी, माही,
1, 2 और 3। महानदी ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है, तो फिर ये पूरब की ओर बहती है। दोस्तों नर्मदा नदी के बारे में याद रखें, मध्य प्रदेश का जबलपुर शहर नर्मदा नदी के किनारे है, और नर्मदा नदी ये अमरकंटक के पठार से निकलती है सतपुड़ा की रेंज में, और माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। ठीक है दोस्तों, चलिए एक क्वेश्चन बताइएगा कि कौन सी नदी अपने मार्ग बदलने के लिए जानी जाती है। कौन सी नदी अपने मार्ग बदलने के लिए जानी जाती है। अच्छा, कभी आपसे पूछे गंगा को राष्ट्रीय नदी का दर्जा कब दिया गया था? 2008 में गंगा भारत में राष्ट्रीय नदी बनी थी, और गंगा में गंगा डॉल्फिन जो है उसको राष्ट्रीय जलीय जीव बनाया गया 2009 में। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl की अभिक्रिया से सोडियम क्लोराइड और जल बनते हैं। यह कौन सी अभिक्रिया है? दोस्तों अम्ल और क्षार की पारस्परिक अभिक्रिया उदासीनीकरण कहलाती है। 12 का सही जवाब होगा ऑप्शन ए, उदासीनीकरण। सोडियम हाइड्रोक्साइड को कास्टिक सोडा भी कहा जाता है, ये आप याद रखिएगा। अच्छा, कौन सा अम्ल खाने का पाचन में सहायक है? तो भोजन के पाचन में सहायक है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इसे HCl भी कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया ऑक्सीकरण नहीं है? ये मैं बताना है। ऑक्सीकरण का उदाहरण कौन सा नहीं है? दहन ऑक्सीकरण का उदाहरण है, भोजन का पचना ऑक्सीकरण का उदाहरण है, श्वसन ऑक्सीकरण का उदाहरण है, जबकि अवक्षेपण ऑक्सीकरण का उदाहरण नहीं है। क्वेश्चन संख्या 13 का सही जवाब होगा ऑप्शन बी, अवक्षेपण। निम्नलिखित में से कौन सा अधातु विद्युत का सुचालक है? विद्युत का सुचालक ये हमें पूछा है, अधातु है और ये गुड कंडक्टर है हीट का, सॉरी इलेक्ट्रिसिटी का। तो इसका सही जवाब होगा 14 का ग्रेफाइट। ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है और ये अधातु है। दोस्तों ग्रेफाइट जो है ये कार्बन का अपर रूप है, कार्बन का अपर रूप है। और मैं बता दूं ग्रेफाइट में कार्बन परमाणुओं की व्यवस्था षटकोणीय होती है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। कार्बन में जो ग्रेफाइट है उसमें कार्बन परमाणु की व्यवस्था किस क्रम में होती है? तो षटकोणीय, हेक्सागोनल होते हैं, ये आप याद रखिएगा। दोस्तों नाभि के रिएक्टर में ग्रेफाइट को किसके रूप में प्रयोग करते हैं? मॉडरेटर के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो ये आप याद रखें, मॉडरेटर के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? मंदक के रूप में ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है। एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, जो ग्रेफाइट है ये एक ऐसी धातु है जो लिखने के काम भी आती है। लिखने के काम मतलब पेंसिल की नोक में जो नोक होती है अच्छी पेंसिल में, वो किसकी बनी होती है? ग्रेफाइट की बनी होती है। तो ग्रेफाइट किसका अपर रूप है? कार्बन का अपर रूप है। और ग्रेफाइट का उपयोग लुब्रिकेंट के रूप में भी किया जाता है। घर्षण को कम करने के लिए स्नेहक के रूप में ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, ग्रेफाइट। दोस्तों हीरा भी कार्बन का अपर रूप है और पृथ्वी पर सबसे कठोर पदार्थ हीरा माना जाता है। अच्छा, हीरे का निरपेक्ष अपवर्तनांक कितना है? 2.42, 2.42 हीरे का निरपेक्ष अपवर्तनांक है। दोस्तों भारत में सूरत को डायमंड सिटी ऑफ इंडिया कहा जाता है, और दुनिया में सबसे ज़्यादा हीरे का उत्पादन करने वाला देश है रूस। क्या भारत में कोई हीरे की खान है? हाँ, भारत में नाम मात्र के हीरे पन्ना की खानों से निकलते हैं, और पन्ना की खान मध्य प्रदेश में स्थित है। दोस्तों हीरे की जो शुद्धता है वो कैरेट में व्यक्त की जाती है, और इसमें भार मापा जाता है। ठीक, 1 कैरेट बराबर 200 mg, 200 मिलीग्राम। ठीक है दोस्तों एक चीज़ और याद रखिएगा कि जो हीरा है, हीरे में sp3 संकरण होता है, और अल्रोसा एक कंपनी है, अल्रोसा ये रूस की हीरे बनाने वाली कंपनी है अल्रोसा, ये भी आप याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, कॉपर के बारे में बात करें तो कॉपर या तांबा ये पहली धातु थी जो मानव द्वारा खोजी गई, और कॉपर की खोज चाल्कोलिथिक एज में की गई थी। चाल्कोलिथिक युग ये कॉपर की खोज से जुड़ा हुआ है, ये भी आप याद रखें। ठीक है दोस्तों, भारत में तांबे की खान जैसे राजस्थान का खेतड़ी, यहाँ से कॉपर निकाला जाता है। राजस्थान का खेतड़ी कॉपर के लिए फेमस है। दोस्तों पिछले क्वेश्चन में, इसी क्वेश्चन में बता दूं, जो ग्रेफाइट के सबसे ज़्यादा भंडार है, भारत का 45% ग्रेफाइट भंडार ये अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। अरुणाचल प्रदेश में आपको ग्रेफाइट के भंडार मिलेंगे जो कि भारत में सर्वाधिक है। तो क्वेश्चन संख्या 14 का सही जवाब होगा ऑप्शन ए, ग्रेफाइट। अगला क्वेश्चन है, रबर का बहुलक कौन सा है? रबर का बहुलक 15 का सही जवाब होगा आइसोप्रीन। रबर का जो पॉलीमर है वो आइसोप्रीन होता है। दोस्तों रबर लेटेक्स
लेटेक्स से प्राप्त की जाती है और रबर को मजबूती देने के लिए इसमें सल्फर को मिलाया जाता है। रबर में सल्फर मिलाना क्या कहलाता है? बल्कनीकरण कहलाता है। रबर में सल्फर मिलाना बल्कनीकरण कहलाता है और भारत में सबसे ज़्यादा रबर केरल में होती है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, रबर का बहुलक आइसोप्रीन होता है। क्वेश्चन संख्या 16, इसमें कहा गया वस्तु का हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनाने वाला दर्पण होता है। एक ऐसा दर्पण जो हमेशा वस्तु का सीधा प्रतिबिंब बनाए, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, समतल व उत्तल दर्पण वस्तु का सीधा प्रतिबिंब बनाता है। दोस्तों हमारी आंख पर जो प्रतिबिंब बनता है वो हमेशा वास्तविक होगा, रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब, और उल्टा होता है। रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब उल्टा होता है। एक चीज़ मैं और बता दूं, हमारी आंख कितने मेगापिक्सल की होती है? 576 मेगापिक्सल की होती है। ये भी आप याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विद्युत चुंबक बनाने में प्राय किस पदार्थ के छड़ का प्रयोग किया जाता है? दोस्तों विद्युत चुंबक केवल नर्म लोहे के बनाए जाते हैं। विद्युत चुंबक नर्म लोहे के, और विद्युत चुंबक जो होते हैं ये अस्थायी होते हैं। अस्थायी चुंबक विद्युत चुंबक होते हैं। अच्छा, नर्म लोहे के ही क्यों बनाए जाते हैं? क्योंकि नर्म लोहे में उच्च पारगम्यता होती है, उच्च पारगम्यता तथा कम धारण क्षमता, धारणशीलता कम होती है, धारणशीलता कम होती है। इसलिए जो विद्युत चुंबक हैं वो नर्म लोहे के बनाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 17 का सही जवाब होगा ऑप्शन बी, नर्म लोहा। ठीक है, क्वेश्चन संख्या 18, निम्नलिखित में से कौन सा मिश्रण का पृथक्करण विधियां हैं? तो मिश्रण को पृथक कर सकते हैं आप किन किन विधियों से? आप रवाकरण करके, आसवन से, निश्चेदन तथा उद्रपातन। तो इसका सही जवाब होगा इनमें से सभी। अच्छा, उद्रपातन एक ऐसी विधि है जिसमें कोई ठोस अगर हम गर्म करें तो सीधे गैस में बदल जाता है। यही आपका सब्लिमेशन या उद्रपातन। जैसे कपूर, उसको गर्म करेंगे तो वो पिघलता नहीं है, सीधा गैस बन जाता है। तो इसमें सही जवाब होगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन है आपका 19, मनुष्य में मादा जनन अंग से किस हार्मोन का स्रावण होता है? मतलब फीमेल सेक्स हार्मोन कौन से होते हैं ये हमें बताना है। तो 19 में सही जवाब होगा ऑप्शन डी, एस्ट्रोजन, रिलैक्सिन और प्रोजेस्टेरॉन। एस्ट्रोजन, रिलैक्सिन और प्रोजेस्टेरॉन। मादा में या महिलाओं में जो प्राइमरी सेक्स हार्मोन है वो है एस्ट्रोजन। रिलैक्सिन का काम है गर्भधारण के दौरान ग्रीवा नाल को चौड़ा करना। दूसरा प्रोजेस्टेरॉन, ये स्तन विकास या महिलाओं में जो यौवन अवस्था के प्रारंभ में मदद करता है, मेंस्ट्रुएशन साइकिल को रेगुलेट करता है, जिससे माहवारी समय पर हो, वो हार्मोन है आपका प्रोजेस्टेरॉन। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, मादा हार्मोन कौन से हैं आपके? उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन संख्या 20, इसमें कुछ विटामिन दिए गए हैं और विटामिन की कमियों से होने वाले रोग कौन कौन से हैं ये हमें बताने हैं। तो 20 में पहला देखते हैं, टोकोफेरोल। टोकोफेरोल किससे संबंधित है? दोस्तों विटामिन ई का नाम है टोकोफेरोल। ठीक, विटामिन ई का नाम है टोकोफेरोल। तो टोकोफेरोल का काम क्या है? जनन क्षमता की कमी। अगला है आपका नेप्थोक्विनोन। विटामिन के को नेप्थोक्विनोन कहा जाता है, विटामिन के। तो बी का मिलान होगा किससे? ए से, क्योंकि चोट लगने पर रक्त का थक्का नहीं बनेगा। किसके कारण? विटामिन के कारण। थायमीन, विटामिन बी1, विटामिन बी1 को थायमीन कहा जाता है और इससे वेरी वेरी रोग होता है। साइनोकोबालामिन, साइनोकोबालामिन, साइनोकोबालामिन होता है विटामिन बी12, और साइनोकोबालामिन की कमी से हमें तंत्र की गड़बड़ियाँ देखने को मिलेंगी। तो ये इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, टोकोफेरोल, विटामिन ई, नेप्थोक्विनोन, विटामिन के, थायमीन, विटामिन बी, और साइनोकोबालामिन विटामिन बी12, साइनोकोबालामिन। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन संख्या 21, अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण किसके द्वारा होता है? तो अमीबा में जो भोजन का अंतर्ग्रहण होता है वो होता है कूटपाद के द्वारा। कूटपाद मतलब स्यूडोपोडिया। स्यूडोपोडिया अमीबा में एक ऐसी संरचना है जो मतलब चलने में और भोजन को अंतर्ग्रहण करने में सहायता करती है। दोस्तों अमीबा की बात करें तो अमीबा प्रोटिस्टा जगत का प्राणी है।
प्रोटिस्टा। और अमीबा का कोई निश्चित आकार नहीं होता, ये अपना आकार हमेशा चेंज करता रहता है। अच्छा, अमीबा में जो प्रजनन होता है वो किससे होता है? तो अमेरिका में प्रजनन द्विविखंडन विधि से होता है। द्विविखंडन से अमीबा में प्रजनन पाया जाता है। दोस्तों एक चीज़ मैं और बता दूं, अमीबा जो होता है ये होलोजोइक होता है। होलोजोइक मतलब ये पूरे भोजन को समोचा निकल जाता है। होलोजोइक कोई भी ऐसा प्राणी जो पूरे भोजन को निगल जाए वो होलोजोइक होता है। और अमीबा के बारे में एक चीज़ याद रखना, अमीबा का जो श्वसन अंग है वो होती है उसकी कोशिका झिल्ली। अमीबा का जो श्वसन अंग है वो कोशिका झिल्ली होती है, ये भी आप याद रखिएगा। और अमीबा गंदे पानी में पाया जाता है, ये भी आप याद रखें। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन संख्या 22, कौन सा ऊर्जा का मात्रक है? तो ऊर्जा का मात्रक कौन सा होता है? जूल होता है। ठीक है दोस्तों, ऊर्जा का मात्रक जूल। एक चीज़ याद रखना, हमें भोजन से जो ऊर्जा मिलती है उसे हम कैलोरी में व्यक्त करते हैं। भोजन से मिलने वाली ऊर्जा कैलोरी। चलिए एक क्वेश्चन बताइएगा, 1 लीटर पानी पीने से हमारे शरीर को कितने कैलोरी ऊर्जा मिलती है? क्वेश्चन संख्या 23, इसमें क्या कहा गया है? निम्नलिखित में से संविधान का कौन सा भाग सहकारी समितियों का उपबंध करता है? सहकारी समितियां कौन से भाग में दी गई हैं? तो सही जवाब होगा ऑप्शन सी, भाग 9B में सहकारी समितियों का उल्लेख किया गया है। ठीक है दोस्तों, सहकारी समिति ये DPSP के अंतर्गत आती हैं, ये भी आप याद रखिएगा। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन से कथन सही हैं ये हमें बताना है। तो उच्चतम न्यायालय मतलब सुप्रीम कोर्ट 6 प्रकार के रिट जारी करता है। दोस्तों पहला ही कथन आपका गलत है। क्यों? क्योंकि भारतीय संविधान में जो रिट का प्रावधान है वो 6 नहीं है, वो 5 रिट है। तो ये तो हो गया आपका गलत। अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय रिट जारी कर सकता है, जबकि अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय मतलब हाई कोर्ट रिट जारी कर सकता है। बिल्कुल सही बात है, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी, हमारे संविधान में 5 प्रकार की रिट की व्यवस्था है और रिट की जो व्यवस्था हमने संविधान में अपने ली वो ब्रिटेन के संविधान से ली है। ठीक है दोस्तों, सही जवाब होगा ऑप्शन बी, केवल 2 सही है। क्वेश्चन संख्या 25, निम्नलिखित में से मौलिक कर्तव्यों के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो मौलिक कर्तव्यों के संदर्भ में कौन सा कथन सही है ये हमें बताना है। चलिए अगला इसमें क्या कौन कौन से हैं? सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया। बिल्कुल सही बात कही है, पहला कथन हो गया आपका सही। सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने संविधान में 8 मूल कर्तव्यों को जोड़े जाने का सुझाव दिया था। 8 मूल कर्तव्य होने चाहिए संविधान में, क्या यही सुझाव था इनका? तो ये भी आपका सही है। हाँ, इन्होंने 8 मूल कर्तव्यों को जोड़ने की बात की थी। 42वां संविधान संशोधन के द्वारा 10 मौलिक कर्तव्य संविधान में शामिल किए गए। यस, 10 ही मौलिक कर्तव्य शामिल किए गए थे, लेकिन स्वर्ण सिंह समिति ने 8 कहा था। ठीक, तो अब वर्तमान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? वर्तमान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या है 11। ये बताएंगे 11वां कब जुड़ा था? वर्तमान में संविधान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या 12 है, तो ये गलत है। क्वेश्चन जो कथन 4 है ये गलत है। संख्या कितनी मानी गई है? 11 मानी गई है। ठीक दोस्तों, एक चीज़ याद रखिएगा, जो 11वां मौलिक कर्तव्य संविधान में ऐड किया गया वो 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा ऐड किया गया था, जिसमें शिक्षा का अधिकार को शामिल किया गया कि प्रत्येक माता पिता का यह मौलिक कर्तव्य है कि अपने बच्चों को क्या कराएगा? निःशुल्क और फ्री एजुकेशन शिक्षा उपलब्ध कराएगा। तो इसके सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, 1, 2 और 3। मौलिक कर्तव्य संविधान के भाग 4 में है, इनका उल्लेख मिलेगा आपको भाग 4A में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 1919 के भारत शासन अधिनियम की निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख विशेषताएं हैं? तो भारत सरकार अधिनियम 1919 ये कहता है प्रांतों में द्वैत शासन की व्यवस्था इसमें की गई। भारत में पहली बार प्रत्यक्ष चुनाव करवाए गए 1919 के अधिनियम के द्वारा। ठीक है दोस्तों, और सेपरेट इलेक्टोरेट की बात नहीं, सर वो 1909 में हुई थी। तो 1919 के अधिनियम की विशेषता क्या है और इसमें से बताना कि कौन से कथन सही हैं। तो चलिए कथनों को पढ़ते हैं फिर। इसमें क्या कहा गया? पहला कथन है आपका, केंद्र द्वारा
प्रांतों को विधायी शक्ति का हस्तांतरण किया गया? तो केंद्र द्वारा विधायी शक्ति प्रांतों को दी गई थी, बिल्कुल सही है। प्रांतों की कार्यकारिणी सरकार में द्वैध शासन की व्यवस्था की गई, ये भी सही है। इसके तहत पहली बार केंद्रीय बजट को राज्यों के बजट से अलग किया गया था, तो ये भी सही है। पहली बार जो केंद्र का बजट है वो राज्यों के बजट से अलग हुआ, और इसके सारे कथन सही हैं, तो जवाब हो जाएगा उपयुक्त सभी। 26 का आंसर है ऑप्शन डी, ये केंद्र द्वारा विधायी शक्ति का हस्तांतरण, प्रांतों में द्वैध शासन और केंद्रीय बजट को राज्यों के बजट से अलग कर दिया गया, तो 26 का सही जवाब है ऑप्शन डी। चलिए क्वेश्चन संख्या 27 की ओर चलते हैं। क्या कहा गया? स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल में रेलवे एवं परिवहन मंत्रालय का जिम्मा किसे सौंपा गया था? मतलब है कि स्वतंत्र भारत का पहला रेल मंत्री कौन था? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, जॉन मथाई। जॉन मथाई ये भारतीय रेलवे के पहले रेलवे मंत्री थे। अच्छा, आपसे पूछेगा कि भारत में पहली बार रेल कब चली थी? तो लॉर्ड डलहौजी के टाइम में 1853 में मुंबई से ठाणे के बीच भारत की पहली ट्रेन चली थी, मुंबई से ठाणे। ठीक दोस्तों, एक चीज़ और याद रखें आप कि भारत में जो रेल चली थी मुंबई से ठाणे, ये कितने किलोमीटर चली? 34 किलोमीटर। और जब भारत में पहली रेल चलाई गई, इस रेल में 3 इंजन लगे थे जिनके नाम थे साहिब, सुल्तान और सिंध। साहिब, सुल्तान और सिंध, ये 3 रेल के इंजन लगे थे। ठीक, एक क्वेश्चन और याद रखिएगा कि जो भारत में सबसे तीव्र गति से चलने वाली ट्रेन है आज के समय, उसका नाम है वंदे भारत एक्सप्रेस। वंदे भारत एक्सप्रेस ये भारत की सबसे तीव्र गति से चलने वाली ट्रेन है, और वंदे भारत एक्सप्रेस 2.0 जो ट्रेन स्टार्ट की है, इनकी अधिकतम गति 180 किलोमीटर प्रति घंटा हो सकती है। दोस्तों, भारत में रेल व्हील फैक्ट्री कहाँ पर है? रेल व्हील फैक्ट्री, तो रेल व्हील फैक्ट्री ये बेंगलोर में स्थित है। रेल के पहिए जहाँ बनते हैं वो है आपका बेंगलोर में। अच्छा, रेल कोच फैक्ट्री कहाँ पर है? तो रेल कोच फैक्ट्री है आपकी कपूरथला, पंजाब। रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला, पंजाब। रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला, पंजाब में स्थित है, ये भी आप याद रखें। अच्छा, मॉडर्न कोच फैक्ट्री कहाँ पर है? तो मॉडर्न कोच फैक्ट्री जिसको आप MCF बोलते हैं, तो ये रायबरेली उत्तर प्रदेश में है, रायबरेली उत्तर प्रदेश। और ICF कहाँ पर है? ICF है आपकी चेन्नई में, और इसी ICF के द्वारा वंदे भारत ट्रेन का निर्माण किया गया है। ठीक है दोस्तों, भारतीय रेलवे का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो भारतीय रेलवे का राष्ट्रीयकरण 1950 में हुआ, ये भी आप याद रखें। भारत में कितने रेलवे जोन है? तो भारत में आज के समय 18 रेलवे जोन है, और भारत में जो 18वां रेलवे जोन था वो था दक्षिण तट रेलवे, जिसका मुख्यालय विशाखापत्तनम में है। दक्षिण तट रेलवे ये भारत का 18वां रेलवे जोन था, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, जॉन मथाई। जॉन मथाई, ये भी आप याद रखिएगा। सरदार वल्लभ भाई पटेल ये भारत के पहले गृह मंत्री थे, ये भी आप याद रखेंगे। षणमुखम चेट्टी ये वित्त मंत्री थे, ये भी आप याद रखें। क्वेश्चन संख्या 28 की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन राज्य नीति के निर्देशन सिद्धांत में नहीं आता? तो 28 का सही जवाब कौन सा होगा, ये हमें बताना है। कुटीर उद्योगों का विकास करना, बिल्कुल सही है। आजीविका पर्याप्त के साधनों का अधिकार, ये भी सही है। अल्पसंख्यक की भाषा, लिपि और संस्कृति का संरक्षण, ये आर्टिकल 29 और 30 में लिखे गए हैं, तो ये मौलिक अधिकार में आते हैं, ना कि DPSP में आते हैं, तो यही कथन गलत हो जाएगा। अच्छा, DPSP की बात करें तो DPSP गैर न्याय संगत है। ठीक है, ये आप याद रखिएगा। जो राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत हैं ये गैर न्याय संगत है, मतलब इनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में आप नहीं जा सकते। ठीक है दोस्तों, DPSP हमने आयरलैंड के संविधान से लिए हैं, और संविधान के अनुच्छेद 36 से 51 में DPSP का उल्लेख किया गया है। DPSP का उद्देश्य है कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, ये DPSP का क्या है, ये उद्देश्य है। दोस्तों, भारत में जो DPSP है, इन्हें संविधान की आत्मा किसने कहा था, ये आप हमें कमेंट में लिख के बताइएगा। किसने कहा कि DPSP संविधान की आत्मा है? अगर DPSP निकाल दो तो संविधान की डेथ हो जाएगी, ये किसने कहा था, संविधान की आत्मा? दोस्तों, DPSP के बारे में एक चीज़ और याद रखिएगा कि ग्राम पंचायत का गठन कौन से आर्टिकल में लिखा गया है? 40 में लिखा गया है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन संख्या
क्वेश्चन संख्या 29, इसमें कहा गया लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में लागू डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स यानी व्यापक सिद्धांत के कारण ब्रिटिश साम्राज्य में शामिल किए गए राज्यों की सूची में शामिल नहीं है। मतलब है कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के चलते गोद लेने की जो नीति थी उसके चलते किस राज्यों को कैप्चर नहीं किया गया था। तो 29 का सही जवाब होगा ऑप्शन सी, अवध। दोस्तों अवध पे जो कैप्चर किया गया उस पे आरोप था कुशासन का आरोप, कुशासन का आरोप। तो 1856 में अवध रियासत पर कुशासन का आरोप लगाकर कैप्चर कर लिया गया और उस समय अवध का नवाब था वाजिद अली शाह। वाजिद अली शाह ये अवध के नवाब थे और इन्हीं के शासनकाल में अवध पर कब्जा किया गया था डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के चलते नहीं, कुशासन के रूप में। अच्छा, अगर आपसे पूछे कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स सबसे पहले कहाँ पर लागू हुई थी? सतारा पे। 1848 में सबसे पहला भारतीय क्षेत्र जिसे ब्रिटिश शासन में मिलाया गया वो था सतारा। ये आप याद रखें, सतारा ये महाराष्ट्र में वर्तमान में। डलहौजी ने शिमला को अपनी ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया। भारत में पहली बार टेलीग्राफ लाइन की शुरुआत डलहौजी के टाइम में हुई। भारत में जो रेल की शुरुआत है वो भी डलहौजी के टाइम में हुई थी। तो ये आप याद रखिएगा, ठीक है दोस्तों। और भारत में जो आधुनिक पोस्टल सिस्टम है, डाकघरों की व्यवस्था आधुनिक रूप से जो व्यवस्थित हुई वो डलहौजी के टाइम में हुई थी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन संख्या 30, सामाजिक सुधार आंदोलन के दौरान बाल विवाह रोकने के लिए शारदा अधिनियम कब पारित किया गया था? तो क्वेश्चन संख्या 30 का सही जवाब होगा ऑप्शन सी, 1929 में। शारदा अधिनियम 1929 में आया था और ये 1930 से लागू हो गया था। अब शारदा अधिनियम जो था इसमें लड़कियों की एज कितनी निर्धारित की गई है? शारदा अधिनियम में लड़कियों के विवाह की एज 14 वर्ष और लड़कों के विवाह की एज कितनी? तो वो 18 वर्ष निर्धारित की गई है। हालांकि अब ये क्राइटेरिया बदल चुका है, लेकिन शारदा अधिनियम जब आया था तो लड़कियों की 14 साल और लड़कों की एज 18 साल मानी गई थी। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत में हुए किसान आंदोलन में प्रथम किसान स्कूल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो 31 का सही जवाब होगा ऑप्शन बी, NG रंगा के द्वारा भारत में पहली किसान स्कूल की शुरुआत की गई। दोस्तों भारत में किसान आयोग भी है जिसकी स्थापना 2004 में की गई और केंचुए को किसानों का मित्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है? किसानों का मित्र। एक चीज़ और याद रखना, भारत में राष्ट्रीय किसान दिवस होता है 23 दिसंबर को। ये किसकी जयंती होती है? चौधरी चरण सिंह की जयंती 23 दिसंबर को किसान दिवस के रूप में मनाई जाती है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, NG रंगा। क्वेश्चन संख्या 32, इंडियन मिरर समाचार पत्र का संपादन किसने किया था? तो इंडियन मिरर ये 1862 में शुरू किया गया और इसको शुरू करने वाले व्यक्ति थे आपके देवेंद्र नाथ टैगोर। 32 का सही जवाब होगा ऑप्शन सी। 33 की ओर चलते हैं। कांग्रेस के किस अधिवेशन के दौरान पृथक निर्वाचन पद्धति को अस्वीकार किया गया था? जो सेपरेट इलेक्टोरेट की बात की गई वो कौन से संविधान संशोधन के कांग्रेस के अधिवेशन में रद्द कर दी गई थी? तो 33 का सही जवाब होगा ऑप्शन सी, 1909 के लाहौर अधिवेशन में इसे अस्वीकार कर दिया गया था। ठीक है दोस्तों, कांग्रेस की स्थापना कब हुई? 1885 में। किसके सहयोग से? A.O. ह्यूम के सहयोग से। तो A.O. ह्यूम को कांग्रेस का जनक माना जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मुस्लिम लीग के द्वारा प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कब मनाया गया था? तो दोस्तों मुस्लिम लीग के द्वारा जो प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया गया ये 16 अगस्त 1946 को मनाया गया था। ठीक है दोस्तों, एक चीज़ और याद रखिएगा, जो मुस्लिम लीग है अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? तो अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना हुई 1906 में और मुस्लिम लीग ये ढाका में बनी थी। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग 1906 में ढाका में बनी। इसमें आगा खां थे जो इसके अध्यक्ष भी थे। कभी आपसे पूछे कि मुस्लिम लीग का अध्यक्ष और संस्थापक कौन था? आगा खां सलीमुल्लाह थे, ये भी आप याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, और मोहम्मद अली जिन्ना ने मुस्लिम लीग को कब ज्वाइन किया था? 1913 में जिन्ना मुस्लिम लीग का सदस्य बना। दूसरा, जिन्ना ने मुस्लिम लीग को ज्वाइन करने के बाद में पाकिस्तान का राह अलापना शुरू कर दिया कि हमें एक नया देश बनाने की मांग होने लगी थी, लेकिन पूरी तरह से पाकिस्तान का प्रस्ताव जो आया मुस्लिम लीग के द्वारा वो लाहौर सेशन में आया था। मुस्लिम लीग का लाहौर प्रस्ताव, इस प्रस्ताव में पाकिस्तान की मांग रखी गई और ये लाहौर प्रस्ताव जो है ये 1940 में रखा गया था। इसमें पाकिस्तान जो चौधरी रहमत अली ने एक शब्द गढ़ा था उसके नाम पर पाकिस्तान की मांग की गई। पाकिस्तान का अर्थ है पंजाब,
अफगानिस्तान, कश्मीर, सिंध और बलूचिस्तान, इन क्षेत्रों को मिलाकर पाकिस्तान नाम गढ़ा गया। दोस्तों एक चीज़ और याद रखें, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग का संविधान किसने लिखा था? तो मुस्लिम लीग का जो संविधान है इसे द ग्रीन बुक कहा जाता है। मुस्लिम लीग का संविधान द ग्रीन बुक कहा जाता है और ये मोहम्मद अली जोहर ने लिखा था। मुस्लिम लीग का संविधान किसने लिखा? मोहम्मद अली जोहर। और ये आज के समय पाकिस्तान का संविधान भी है, द ग्रीन बुक, ये आप याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, पाकिस्तान की राजधानी क्या है? इस्लामाबाद, ये भी आप याद रखें। पाकिस्तान की संसद को क्या कहा जाता है? मजलिस ए शूरा। मजलिस ए शूरा पाकिस्तान की संसद को कहा जाता है, ये भी आप याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन संख्या 35, निम्नलिखित में से कौन सा कथन जलियांवाला बाग हत्याकांड के संबंध में सही नहीं है? गलत कथन की पहचान करनी है। जलियांवाला बाग हत्याकांड जब हुआ तो इसकी जांच के लिए हंटर कमेटी का गठन किया गया। चलिए आगे देखते हैं फिर। 35, क्वेश्चन संख्या 35 चल रहा है मेरा। तो हंटर समिति, ये बिल्कुल सही है। सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल की गिरफ्तारी के विरोध में सभा का आयोजन किया गया, ये भी सही है। गांधी जी ने जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद केसरे हिंद की उपाधि लौटा दी, ये भी सही है। दूसरा, इसके उपरांत गांधी सत्याग्रह का प्रथम सफल प्रयोग किया, नहीं, गांधी जी का सफल सत्याग्रह तो 1917 में हो चुका था चंपारण में, तो ये गलत है आपका। जलियांवाला बाग 13 अप्रैल को हुआ 1919 में, अमृतसर में हुआ था, ये भी आप याद रखें, 13 अप्रैल 1919। ठीक है दोस्तों, और इस दिन कौन सा त्यौहार था? बैसाखी का त्यौहार था जिस दिन जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। जलियांवाला बाग हत्याकांड के दौरान जो माइकल ओडायर थे, इनको लंदन के कैक्सटन हॉल में उधम सिंह ने गोली मार दी थी। लंदन के कैक्सटन हॉल में उधम सिंह ने गोली मारी थी 1940 में, ये भी आप याद रखिएगा। भारत में सर्वप्रथम चांदी किस काल में पाई गई? तो चांदी जो सबसे पहले पाई गई थी वो किस काल में पाई गई थी? इसका सही जवाब होगा हड़प्पा सभ्यता काल में चांदी सर्वप्रथम पाई गई थी। दोस्तों भारत में चांदी की खान आप याद रखें, जवार की खान। जवार की खान या जावर की खान जो राजस्थान के उदयपुर में आएगी, ये चांदी के लिए प्रसिद्ध है और यहाँ से लेड भी निकाला जाता है और यहाँ से जिंक भी निकाली जाती है। जवार की खान चांदी के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है दोस्तों, चांदी का जो संकेत होता है वो होता है एजी। चांदी का संकेत एजी, सिल्वर। और सिल्वर जो है ये सबसे मतलब इसकी चालकता सबसे अच्छी मानी जाती है सिल्वर की। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन संख्या 37, निम्नलिखित में से किस शासक ने शिलादित्य की उपाधि धारण की थी? तो 37 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, हर्षवर्धन ने शिलादित्य की उपाधि धारण की थी। दोस्तों हर्षवर्धन पुष्यभूति वंश का राजा है, पुष्यभूति वंश, और हर्षवर्धन बौद्ध धर्म को मानता है। हर्षवर्धन बौद्ध धर्म को मानता है। एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि हर्षवर्धन ने 3 नाटक लिखे हैं संस्कृत में, रत्नावली, नागानंद और प्रियदर्शिका। इन तीनों की भाषा आप याद रखिएगा, ये संस्कृत भाषा के नाटक हैं। हर्ष संस्कृत का प्रकांड विद्वान भी था और हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी थानेश्वर से हटाकर कहाँ पर स्थापित की? कन्नौज में। और एक चीज़ मैं और बताऊं कि हर्षवर्धन जब कन्नौज की गद्दी पर बैठा तो किसकी मृत्यु के बाद बैठा? हर्षवर्धन अपने भाई राज्यवर्धन की मृत्यु के बाद कन्नौज की गद्दी पर बैठा था। राज्यवर्धन की मृत्यु के बाद। हर्षवर्धन के शासनकाल में ही एक चीनी यात्री जिसका नाम था हुएन सांग, ये भारत आया था। और हर्षवर्धन के शासनकाल में बाणभट्ट रहता था जिसने हर्षचरित और कादम्बरी जैसी रचनाओं की हैं। और हुएन सांग की किताब याद है, CU की, ये हुएन सांग की किताबें हैं जो आपसे पूछ रहा है। CU की किसकी ग्रंथ है? हुएन सांग की। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस संत को कृष्ण और विष्णु का अवतार माना जाता है? तो कौन सा संत है जिसे कृष्ण और विष्णु का अवतार माना गया? चैतन्य महाप्रभु को कृष्ण और विष्णु का अवतार माना जाता है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ये आप याद रखें। ठीक है, दादू दयाल ये जो है समकालीन माने जाते हैं अकबर के। क्वेश्चन संख्या 39, प्रसिद्ध विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना भागलपुर बिहार में किसके द्वारा की गई थी? तो विक्रमशिला बौद्ध विहार जो बनवाया गया वो धर्मपाल के द्वारा बनवाया गया था। पाल वंश का राजा है और पाल वंश बौद्ध धर्म का प्रचार करने वाला भारत का अंतिम वंश है जिसकी स्थापना किसने की? गोपाल ने की थी। पाल वंश की स्थापना गोपाल के द्वारा की गई है और विक्रमशिला बौद्ध विहार किसने बनवाया था? धर्मपाल ने बनवाया है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
क्वेश्चन संख्या 40, निम्नलिखित में से किस शासक ने महात्मा बुद्ध की सेवा में अपने राजवैद्य जीवक को भेजा था? तो महात्मा बुद्ध की सेवा में जो जीवक आया था ये किसका राजवैद्य था? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, बिंबिसार का राजवैद्य था जीवक। 40 का सही जवाब है ऑप्शन सी। दोस्तों एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, जो महात्मा बुद्ध है इनका भविष्य का अवतार क्या कहलाएगा? तो महात्मा बुद्ध का भविष्य का अवतार मैत्रेय कहा जाएगा। महात्मा बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया भी कहा जाता है। महात्मा बुद्ध को 35 साल की आयु में ज्ञान की प्राप्ति हुई और ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ से क्या बन गए? गौतम बुद्ध बन गए। गौतम बुद्ध क्यों बने? क्योंकि इनकी धात्री माँ थी प्रजापति गौतमी, जिन्होंने इनकी माता के निधन के बाद क्या क्या था? इनका लालन पालन किया था। गौतम बुद्ध को ने पहला उपदेश कहाँ पर दिया? तो गौतम बुद्ध ने पहला उपदेश दिया था सारनाथ में। सारनाथ में जो पहला उपदेश दिया इसे धर्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है। धर्मचक्र प्रवर्तन। एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि महात्मा बुद्ध का जन्म लुम्बिनी नामक वन में साल के पेड़ के नीचे हुआ था। कौन से वन में? लुम्बिनी वन में। लुम्बिनी वन में साल के पेड़ के नीचे इनका जन्म हुआ। और गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश पाली भाषा में दिया था। त्रिपिटक आप याद रखें, बौद्ध धर्म का जो साहित्य है वो त्रिपिटक में लिखा गया है। ठीक है दोस्तों, बौद्ध धर्म दुनिया का पहला धर्म था जिसने स्त्रियां और शूद्रों को धर्म में शामिल होने की परमिशन दी थी। स्त्रियों को धर्म, हिंदू धर्म स्त्रियों को धर्म की शिक्षा दीक्षा लेने से रोकता है, जबकि बौद्ध धर्म ने स्त्रियों और शूद्रों या जो अछूत लोग हैं उनको लिए अपने दरवाजे खोल दिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बौद्ध धर्म जो है इसमें त्रिरत्न भी दिए गए हैं। एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, जो बौद्ध धर्म है ये श्रीलंका, जापान और थाईलैंड इन सब में माना जाता है। और श्रीलंका, जापान, थाईलैंड में बौद्ध धर्म की थेरवाद शाखा को मानने वाले लोग रहते हैं। ये आप याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किसके शासनकाल में इब्न बतूता भारत आया था? तो इब्न बतूता 1333 ईस्वी में भारत आया और इसे दिल्ली का काजी नियुक्त किया था मोहम्मद बिन तुगलक ने। तो 41 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, मोहम्मद बिन तुगलक। अच्छा, कहाँ से आया था? मोरक्को से। मोरक्को से आया इब्न बतूता। और एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, इसने एक ग्रंथ लिखा रेहला। रेहला जिसे सफ़रनामा भी कहा जाता है, अपनी यात्रा वृत्तांत जिस ग्रंथ में इब्न बतूता ने लिखे हैं वो है रेहला। इब्न बतूता को दिल्ली का काजी भी नियुक्त किया गया था। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हड़प्पा सभ्यता किस प्रकार की सभ्यता थी? हड़प्पा सभ्यता दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता कांस्ययुगीन सभ्यता थी। ये आप याद रखिएगा। 42 का सही जवाब होगा ऑप्शन बी। जब कांसा, कॉपर प्लस टिन को मिलाकर कांसा बनाया जाता है। कॉपर प्लस टिन को मिलाकर कांसा बनाते हैं। तो सही जवाब होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी, कांस्ययुगीन सभ्यता। दोस्तों हड़प्पा जो शहर है ये कौन सी नदी के किनारे है? तो रावी नदी के किनारे था हड़प्पा, जबकि मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे है। और भारत में हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है राखीगढ़ी। राखीगढ़ी, राखीगढ़ी, ये भी आप याद रखें। और हड़प्पा सभ्यता का बंदरगाह कौन सा था? तो हड़प्पा सभ्यता का बंदरगाह था लोथल। लोथल जो भोगवा नदी के किनारे था। और लोथल में क्या बना? अभी लोथल में भारत का पहला समुद्री संग्रहालय बना है गुजरात में। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन संख्या 43, तारिख ए मुबारक शाही नामक ग्रंथ किसने लिखा है? तारिख ए मुबारक शाही। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, यहया बिन अहमद सरहिंदी के द्वारा क्या लिखा गया? तारिख ए मुबारक शाही। जबकि तारिख ए फिरोज शाही जियाउद्दीन बरनी ने लिखा है। अमीर खुसरो इसे भारत का तोता कहा जाता है। सितार का जनक, तबला का जनक अमीर खुसरो है। हिंदी में पहेलियाँ लिखी किसने सबसे पहले? अमीर खुसरो ने। अमीर खुसरो का जन्म पटियाली में हुआ, यूपी में। और अमीर खुसरो को कितने शासकों का संरक्षण प्राप्त था? तो अमीर खुसरो ने 8 शासकों के संरक्षण में सेवाएं दी हैं अपनी। ठीक है दोस्तों, अमीर खुसरो। और इसने तुगलकनामा भी लिखा है। अमीर खुसरो ने का एक ग्रंथ है तुगलकनामा, ये भी आप याद रखें। तुगलकनामा किसने लिखा? अमीर खुसरो ने। तो इसका सही जवाब होगा तारीख मुबारक शाही, यहया बिन अहमद सरहिंदी। क्वेश्चन संख्या 44, निम्नलिखित में से किस वायसराय का कार्यकाल सबसे लंबा रहा? तो 44 का सही जवाब होगा ऑप्शन सी, लॉर्ड लिनलिथगो का जो कार्यकाल था ये सबसे लंबा रहा। ठीक है दोस्तों, लॉर्ड इरविन लिखा गया है। इरविन से याद आता गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को हुआ था, ये आप याद रखें। एनाटॉमी विज्ञान की वह शाखा है जिसमें अध्ययन किया जाता है
तो एनाटॉमी, शरीर की बनावट का अध्ययन क्या कहलाता है? एनाटॉमी। अच्छा, किसके शरीर की? तो जवाब होगा जानवरों एवं पौधों की संरचना का अध्ययन क्या क्या कहलाता है? एनाटॉमी कहलाता है। अच्छा, कमेंट में लिख के बताइएगा एंथ्रोपोलॉजी क्या होता है? एंथ्रोपोलॉजी क्या है? और भारत में एंथ्रोपोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया कहाँ पर है? एंथ्रोपोलॉजी क्या है और इसका जो सर्वे ऑफ इंडिया है वो कहाँ पर है? एंथ्रोपोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया कहाँ पर है? क्वेश्चन संख्या 46 की ओर चलते हैं। क्या कहा गया? सकल राष्ट्रीय उत्पाद, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, जीएनपी में किसको शामिल नहीं किया जाता? तो जीएनपी में किसको शामिल नहीं किया जाता? 46 का सही जवाब होगा ऑप्शन डी, विदेशी निवासियों की आय। अच्छा, जीएनपी होता क्या है? जीडीपी प्लस भारत में जो विदेश से पूंजी प्राप्त होती है, विदेश से प्राप्त पूंजी, विदेश से प्राप्त पूंजी माइनस विदेश में गई पूंजी, विदेश में गई पूंजी, इसी को हम बोलेंगे जीएनपी। मतलब जीडीपी को जोड़ो और जितनी आमदनी, जितनी पूंजी विदेश से भारत में आ रही है इनको जोड़ो, और भारत से जितनी पूंजी भारत से बाहर जा रही है उसको घटा दो, तो आपको क्या मिलेगा? जीएनपी। अच्छा, जीएनपी के द्वारा हम क्या करते हैं? तो जीएनपी के द्वारा राष्ट्रीय उत्पाद और आय की गणना की जाती है। हम राष्ट्रीय उत्पाद मतलब हमारी जीडीपी क्या है और हमारे आय कितनी है, इन सब की गणना की जाती है। दोस्तों, राष्ट्रीय आय का जो नाम है वो एनएनपी भी होता है, एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट, ये भी आप याद रखें, राष्ट्रीय आय कहा जाता है। तो 46 का सही जवाब होगा ऑप्शन डी, विदेशियों की आय को शामिल नहीं किया जाता। चलिए क्वेश्चन संख्या 47 की ओर चलते हैं। इसमें क्या कहा गया? क्वेश्चन संख्या 47, बाजार में मुद्रा आपूर्ति को नियंत्रित करने के साधन के रूप में सरकारी बॉन्ड की बिक्री या खरीद को क्या कहा जाता है? मतलब बाजार में मुद्रा आपूर्ति को नियंत्रित करना है तो सरकारी बॉन्ड की बिक्री को क्या कहा जाएगा? 47 का सही जवाब ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। तो इसका सही जवाब है ओपन मार्केट ऑपरेशन, ओपन मार्केट ऑपरेशन। अच्छा, भारत में बाजार मुद्रा प्रणाली को कौन रेगुलेट करता है? तो भारत में जो बाजार सिस्टम है इसको रेगुलेट करता है सेबी, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जिसका मुख्यालय कहाँ पर है? मुंबई में। तो आप याद रखें, बाजार को रेगुलेट करने वाली जो संस्था वो है सेबी। सेबी 1988 में बनी, लेकिन इसको जो संवैधानिक रूप से दर्जा मिला, सांविधिक दर्जा, वो 1992 में मिला था, 1992। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी रिपोर्ट विश्व बैंक द्वारा जारी नहीं की जाती? तो विश्व बैंक अपनी कौन सी रिपोर्ट जारी नहीं करता? इसका सही जवाब होगा ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स। जेंडर गैप इंडेक्स कौन जारी करता है? तो विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जेंडर गैप इंडेक्स जारी किया जाता है, विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जेंडर गैप इंडेक्स जारी किया जाता है। जबकि वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, ईज ऑफ डूइंग और ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट, ये विश्व बैंक की रिपोर्ट है। सही जवाब ऑप्शन डी। विश्व बैंक के बारे में बात करें तो विश्व बैंक का जो मुख्यालय है वाशिंगटन में है, वाशिंगटन। और विश्व बैंक की स्थापना हुई 1945 में ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के दौरान विश्व बैंक बना था। और विश्व बैंक अपने सदस्यों को लोन देता लॉन्ग टर्म के लिए, लंबी अवधि के लिए। विश्व बैंक का एक अन्य नाम और भी है, IBRD, IBRD विश्व बैंक का अन्य नाम भी है। इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण विकास बैंक, ये विश्व बैंक का अन्य नाम है। और विश्व बैंक के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? डेविड मालपास, जो अमेरिका के व्यक्ति हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन संख्या 49, भारतीय